हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का, ये पहला क्लास है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कैसे हम लोग किसी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी को हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए कई क्षेत्र या सेक्टर में बांटते हैं। कई सेक्टर या क्षेत्र में बांटते हैं। पहला, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र। ये क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत कितनी चीजें आती है? एग्रीकल्चर मतलब कृषि, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, फिशरी मतलब मत्स्य पालन, और जो इसके साथ साथ कृषि से संबंधित एलाइड एक्टिविटीज मतलब कृषि से संबंधित जो अन्य आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे हैचरी, पिगरी, पोल्ट्री वगैरह वगैरह, सारा चीज इसमें आता है। और वेस्टर्न कंट्री में माइनिंग को भी, माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब चीजों को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब खनन को भी, या ऑयल एक्सप्रेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, इसको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन हमारे देश में कई कारणों से केवल इतने ही चीजों को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। केवल हमारे देश में ही ऐसा है कि हम लोग माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब चीजों को प्राइमरी सेक्टर में नहीं रखते हैं। अब इसका थोड़ा हम आपको एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड डिफिनेशन बता दें। डिफिनेशन का मतलब हुआ साइंटिफिक डिफिनेशन। मतलब साइंटिफिक डिफिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप कुछ ऐसा डिफिनेशन इसका बनाएं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। जैसे इस क्षेत्र में ऐसे आर्थिक गतिविधियों को रखा आता है जिसमें कि नेचर से जो हम लोग रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बिना ज़्यादा प्रोसेसिंग के उसको उपयोग में लाने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे ये सब चीज़ हुआ जो, तो ये सब हम लोग चावल उगाए, उसका हम लोग चावल का कुछ चीज़ बना के खाएंगे। गेहूँ उगाए, उसको हम लोग आटा में कन्वर्ट करके उसका रोटी और जो भी चीज़ होगा, ब्रेड वगैरह बना के खाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में आमतौर पर ऐसे चीज़ों को रखा आता है, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया आता है इस मतलब गतिविधि के अंतर्गत, और उसको बिना प्रोसेसिंग के ज़्यादा और हम लोग यूज करते हैं। तो आपको हम बताए अभी कि केवल हम लोग के देश में ये चीज़ों, इन चीज़ों को प्राइमरी सेक्टर में नहीं रखा आता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में इन चीज़ों को, जैसे खनन, ऑयल एक्सप्लोरेशन और क्वेरिंग वगैरह को भी प्राइमरी सेक्टर में रखा आता है अन्य देशों में। अब क्या है ना कि हमारे देश की कुल अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 1951-52 में लगभग 55% था। लगभग 55% था। आपको ये बता दें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें इस सेक्टर का योगदान यानी एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र का योगदान और उसके साथ जो बताया एलाइड एक्टिविटीज का योगदान अगर 50% या इससे ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रारियन इकोनॉमी। किसी भी देश के
अर्थव्यवस्था में अगर कृषि और इससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उसका योगदान कुल अर्थव्यवस्था में अगर 50% या इससे ज़्यादा है तो उसको हम लोग एग्रारियन इकोनॉमी मतलब कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो भारत में किसी जमाने में 55% के आसपास हुआ करता था कृषि क्षेत्र का योगदान पूरे जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता था। अब जो प्राइमरी सेक्टर के बाद जो दूसरा सेक्टर हम लोग जानते हैं वो है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर, इसको हिंदी में कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, अब द्वितीयक क्षेत्र का इसको डिफाइन करते हैं। पहले प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोड्यूस हुआ, जो उत्पाद हुआ, उसको रॉ मटेरियल के रूप में इस सेक्टर में यूज करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, मतलब उसका मूल्य संवर्धन किया आता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हुआ विनिर्माण। जितनी चीज़ें आप बनी हुई देखते हैं, जैसे कुछ भी कपड़ा है, पंखा घूम रहा है, ये मोबाइल है या किसी चीज़ का, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया। इसमें इंडस्ट्री, जितने तरह का उद्योग है, बेसिकली इस सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। उसके अतिरिक्त इसमें आता है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी इसी में आता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, गैस, वाटर सप्लाई, और जो अन्य यूटिलिटी है, ये सारा चीज इसमें आता है। आपको ये बता दें कि इस क्षेत्र का कुल जीडीपी में योगदान है 27% प्लस। एग्रीकल्चर सेक्टर का अभी आपको हम बताना भूल गए कि आज के डेट में लगभग 18% प्लस इसका योगदान है पूरे अर्थव्यवस्था में। और इस सेक्टर का पूरे अर्थव्यवस्था में योगदान है 27% प्लस। इसमें मैन्युफैक्चरिंग लगभग 14% प्लस और कंस्ट्रक्शन लगभग 8% प्लस है। तो अब इससे कुछ कुछ चीज़ें आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का आपको बताया कि कुल जीडीपी में लगभग 18% योगदान है। और हमारे यहाँ अभी भी भारत की कुल 50% आबादी खेती पर निर्भर करती है। इससे ये पता चल रहा है कि 50% भारत के लोग 18% इनकम पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज से इनका इनकम कम है, तो इसलिए भारत के किसान आज भी गरीब हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जितना वैल्यू एडिशन होगा अर्थव्यवस्था में किसी चीज का, मतलब मूल्य संवर्धन होगा, वो अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से आगे बढ़ती है और लोगों के कार्य उतना बेहतर होता है। तो इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वर्षों से इस सेक्टर का जो है तेजी से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है फॉर वेरियस रीजन, जो हम लोग आगे जानेंगे। तो आप इसको अगर मान लीजिए, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए किसी देश की अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। बात समझ में आ रही? जैसे जो वेस्ट की कंट्री है उसमें इस क्षेत्र का योगदान 50% इससे ज़्यादा है, इसलिए इसको, इन सब देशों की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो आप समझ गए सेकेंडरी सेक्टर किसको कहते हैं। अब टर्सरी सेक्टर क्या होता है, देखिए टर्सरी सेक्टर में बेसिकली इसके अंतर्गत आता है सर्विसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आता है इसके अंतर्गत, जैसे पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। टर्सरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आपको बताएं क्या आता है,
तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है ट्रेड, टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूरसंचार, व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसी में आएगा आपका बैंकिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी चीज हुआ, जैसे इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। किसमें? तृतीय क्षेत्र। अभी इस क्षेत्र का योगदान हमारे कुल अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पर लगभग 55%, 54% प्लस, ठीक है, लगभग 55% है। तो धीरे धीरे हमारा देश अब इस तरह के इसमें बताया आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हो गया, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये भी हो गया एक सर्विसेज, ये सब सारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब सारा सर्विसेज है। अब इसको पर्सनल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस, जितना चीज है ये सर्विसेज के अंतर्गत, ये टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एक और सेक्टर जो आजकल माना आता है वो है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में चतुर्थक क्षेत्र। क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, इसको कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, नॉलेज बेस्ड मतलब ज्ञान और सूचना पर आधारित जो आर्थिक गतिविधियां होती है, तो नॉलेज बेस्ड जो भी होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे आप समझ लीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अतिरिक्त एजुकेशन, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त आप डेटा एनालिसिस जो हुआ ये भी हो गया आपका, मतलब आंकड़ा का विश्लेषण। ये सॉफ्टवेयर आप जान रहे, सॉफ्टवेयर शिक्षा और शोध वगैरह वगैरह जो है, इन सारी चीजों को इसकी श्रेणी में रखा आता है। अब आप इतना ध्यान रखेंगे कि जिस देश का ये ज्यादा मतलब जिस क्षेत्र देश के इकोनॉमी में इस सेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया गया या इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस इकोनॉमी होता है। जैसे क्योंकि इसमें इनोवेशन, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह वगैरह इसके अंतर्गत आता है। तो जैसे जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, उन सब देशों के इकोनॉमी में इस सेक्टर का योगदान या कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्वाटरनरी सेक्टर। अब एक और सेक्टर है जो इसी सेक्टर का सब सेक्टर, उसको हम लोग कह सकते हैं चतुर्थक क्षेत्र का एक सब सेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं क्वीनरी सेक्टर। अब क्वीनरी सेक्टर क्या है? क्वीनरी सेक्टर हो गया 5वां, इसको बांटा गया आजकल क्वीनरी सेक्टर। अब ये क्या होता है, आप इसको समझिए। इसके अंतर्गत जो होता है, ऐसे टॉप डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग, टॉप डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग करने वाले लोगों को इसके अंतर्गत रखा आता है, पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, को इसके अंतर्गत रखा आता है, ठीक है। जैसे जो हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब हमारे नेता से लेकर ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा, जो ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे कि पूरी सोसाइटी पर इम्पैक्ट उसका पड़ता है, तो उस तरह के लोगों को क्वीनरी सेक्टर के अधीन रखा आता है। और
इसमें जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी जो अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का सीईओ है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत किसी कंपनी का सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ों को रखा आता है क्वीनरी सेक्टर में। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत और क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि एडवांस रिसर्च हो रहा है, उससे संबंधित कुछ एडवांस रिसर्च से संबंधित जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए कि स्पेस रिसर्च, ठीक है, तो इन सब से संबंधित ये सारा चीज क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हम आपको बताएं कि हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्र में आजकल बांटा आता है। परंपरागत रूप से 3 क्षेत्र में बांटा आता था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि केवल भारत ही लगभग एक ऐसा देश है जो माइनिंग और क्वेरिंग या ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह को सेकेंडरी सेक्टर में रखता है। ऐसे प्राइमरी सेक्टर में सारे देशों में इसको रखा आता है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारे इकोनॉमी को हम लोग मेजर करते हैं। तो उसके लिए कई तरीका है। जैसे सबसे पहला और पुराना तरीका है, इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। थोड़ा सा अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसे बहुत आसान चीज है। देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ, इसका डेफिनेशन सकल या ग्रॉस, डोमेस्टिक मतलब घर, उत्पाद प्रोडक्ट। तो किसी घर के अंतर्गत मतलब किसी देश के बाउंड्री के अंतर्गत जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस होता है, उसका मोनेटरी टर्म में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर से समझ लें, हमारे देश के अंतर्गत जो बताए 5 सेक्टर, उन सेक्टर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उसका मौद्रिक मूल्य को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आया? अच्छा देखिए क्या है, फिर से सुन लीजिए। सकल मतलब टोटल, डोमेस्टिक घरेलू मतलब डोमेस्टिक, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, मतलब किसी देश की सीमा के अंदर जितने तरह के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या निर्माण किया गया उसका मौद्रिक मूल्य कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग इसमें होता है कि ग्रोथ हुआ इस बार 8% ग्रोथ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए पिछले साल हमारे देश की कुल अर्थव्यवस्था का टोटल वैल्यू था 100 लाख रुपया, 100 लाख रुपीस। अब ये बढ़ के 108 लाख रुपया हो गया, 108 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो अब ये हो गया 108 लाख करोड़। तो इसका मतलब हुआ कि 8% हमारे अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। अब लेकिन क्या है ना, ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब ये केवल, इसको हम लोग कह सकते हैं मात्रात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये क्वालिटी नहीं बता रहा है कि किस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन हुआ और लोगों के रहन सहन पर इसका, इस वृद्धि का क्या असर पड़ा। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग केवल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसका उपयोग विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था को कंपेरिजन करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया आता है। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इन संस्थाओं के द्वारा दो देशों के अर्थव्यवस्था का कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए GDP का उपयोग किया आता है। ठीक है,
अब एक और चीज है, उसको हम लोग कहते हैं एनडीपी। अब देखिए एनडीपी क्या होता है। एनडीपी हुआ एनडीपी, इसको हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, थोड़ा नेट और ग्रॉस को आपको बता देते हैं तो आप समझ लेंगे कि ये एनडीपी और जीडीपी क्या हुआ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको सैलरी मिला किसी महीने में 1 लाख रुपया, लेकिन उसमें से कुछ डिडक्शन हो गया मान लीजिए, तो आपको मिला फाइनली इन हैंड 90,000 रुपया। बहुत सारा डिडक्शन हो गया, किसी किसी कारण से टैक्स हो गया, कुछ और चीज का डिडक्शन हुआ होगा, तो आपको नेट कितना मिला? ग्रॉस आपका बना 1 लाख रुपया, लेकिन आपको हाथ में कितना है? इतना। तो उसी तरह से हम लोग ग्रॉस और नेट का समझ गए अंतर, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद का क्या मतलब हुआ, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे अभी। देखिए क्या है ना कि जैसे कोई भी वस्तु बनी, जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदे हैं, मोटरसाइकिल आपने खरीदा, उसका दाम था 1 लाख रुपया, ठीक है। तो वो चलता जब है तो उसका वियर एंड टियर होता है, मतलब उसका देखिएगा एक्सल जो है उसमें बॉल बीरिंग रहता है, उसके वियर एंड टियर को कम करने के लिए उसमें ग्रीस दिया आता है ताकि कम घिसे, लेकिन घिसेगा वो, टायर घिसेगा। तो उसी तरह हर चीज़ों का मूल्य हर वर्ष कुछ कुछ घटता जाता है, ठीक है। और ये घटेगा कितना कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इसको तय करती है। कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री। मतलब हुआ इसका कि भारत सरकार का उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय तय करता है कि किसी वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष कितनी कमी होगी। और ये जो भारत सरकार तय करती है, भारत सरकार एक सूची तैयार करती है हर वर्ष कि इस चीज का मूल्य इतना कम होगा एक वर्ष में, कितना %। और ये जो भारत सरकार का तरीका, ये आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, मतलब विदाउट एनी लॉजिक, मतलब बिना किसी तार्किक विधि के आप मान लिए कि हाँ इसका इतना होगा, या उसके पीछे भारत सरकार की कुछ मंशा होती है। जैसे अभी देखिए दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा जो 4 व्हीलर है, 10 साल जिसका हो गया है समय, अब उसको कह दिया गया किसी कारण से भी कि अब वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% हुआ आपका डिप्रिसिएशन, इस 10 साल में 100% खत्म हो गया। तो ये सरकार तय करती है कि सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कि किसी चीज़ के मूल्य में कितनी कमी आएगी। तो आप जो मोटरसाइकिल खरीदे थे पिछले साल 1 लाख में, अभी उसका मूल्य हो गया 90,000, मान लिया अगर 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को हिंदी में कहेंगे मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास अभी अगर है 10%, तो आपने मोटरसाइकिल खरीदी 1 लाख में, तो अभी उसकी कीमत हो जाएगी 90,000। इसीलिए जब आप इंश्योरेंस कराते होंगे तो पिछले साल जितना इंश्योरेंस का प्रीमियम लगा होगा उससे कम अगले साल लगता है, उससे कम और अगले साल, उससे और अगले साल, क्योंकि उसकी कीमत हर साल घटते जाती है। तो उसी तरह से हम लोग जीडीपी में जब हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, मतलब सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग एनडीपी बराबर एनडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। तो ये हो गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए पहली चीज का सिग्निफिकेंस ये है कि इसको किसी दो देश के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को कंपैरिजन करने के लिए या कंपेयर करने के लिए इसका उपयोग हम लोग एनडीपी का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि अलग अलग देशों में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग अलग होता है। इससे एक बात और पता चलता है, पर फिर से हम रिपीट करते हैं इस बात को, सुनिए। हम आपको बता रहे हैं कि डिप्रिसिएशन का रेट क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग होता है, इसलिए दो देशों के एनडीपी को कंपेयर कर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। जिस देश का टेक्नोलॉजी अच्छा होगा उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कम होगा, और जिस देश का टेक्नोलॉजी खराब होगा, जैसे मान लीजिए कि आप कोई चाइनीज गुड्स खरीद के आते हैं, हो सकता है कि आप जहाँ खरीदे वहाँ से घर आते आते तक वो खत्म हो जाएगा, रास्ते में वो खराब हो जाएगा, उसका हो सकता है कि घर आते तो बैटरी खत्म हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। नहीं, एक कहावत है कि चले तो चांद तक नहीं तो सांस तक, तो उसी तरह से देखिए आप इंडियन कोई उसी चीज़ को उसका अगर इंडियन सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, आप उसको अगर खरीदेंगे तो आप दाम थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, लेकिन उसका वो चलता है लंबे समय तक, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब कहने का ये हुआ कि डिप्रिसिएशन जो है उससे ही पता चलता है किसी देश का टेक्नोलॉजी का मतलब कितना अच्छा एडवांस है, क्या है, उससे ही पता चलता है, ठीक है। तो आप एनडीपी समझ गए। अब तीसरी चीज जो हम लोग जानेंगे उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग जीडीपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है कि जब हम लोग जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब विदेशों से होने वाली आय को ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं सकल घरेलू उत्पाद में, विदेशों से होने वाली आय को हम लोग जोड़ दिए तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इनकम फ्रॉम अब्रोड में क्या क्या इसका कंपोनेंट है, मतलब इसके क्या क्या घटक है, बात समझिए। पहला, इसका पहला घटक है, आपको बता दें कि प्राइवेट रेमिटेंस। प्राइवेट रेमिटेंस मतलब अभी बता रहे हैं प्राइवेट रेमिटेंस का क्या मतलब होता है। प्राइवेट रेमिटेंस, देखिए प्राइवेट रेमिटेंस क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी यहाँ रहते हैं, जो यहाँ से जो अर्न करते हैं वो अपना घर भेजते हैं। हमारे देश से करोड़ों संख्या में लोग विदेशों में काम करते हैं, तो वे जो वहाँ पर अर्न कर रहे हैं वो अपने देश मतलब भारत भेजते हैं। तो हमारे यहाँ कम लोग बाहर के हैं जो यहाँ काम करते हैं और यहाँ से पैसा बाहर भेजते हैं। अब विदेशों में हमारे देश के करोड़ों नागरिक हैं, तो हमारे पास ज़्यादा आता है, तो कोई चीज़ आता है हमारे पास तो होता है प्लस, और जाता है तो होता है माइनस, ठीक है। तो अभी देखिए इसको हम लोग जीडीपी में हम लोग को प्लस करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राइवेट रेमिटेंस हम लोग बताए कि अभी हम लोग दुनिया का सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइवेट रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है भारत। लगभग 130 बिलियन डॉलर भारत भारतीयों द्वारा अर्न करके भेजा गया है इस वर्ष। तो 130 बिलियन डॉलर ऐड हुआ। मान लीजिए कि यहाँ से जो यहाँ जो काम करते हैं वो उसके द्वारा भेजा गया 1 बिलियन डॉलर, हमको लगता है इससे भी कम रेशियो होगा। 1 बिलियन डॉलर यहाँ से विदेशों के जो भारत में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ से भेजे तो ये माइनस हो जाएगा। तो टोटल इसका नेट आउटकम क्या हुआ, तो प्लस 129 बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर। तो इसको हम लोग इसमें यहाँ ऐड कर देंगे 129 बिलियन डॉलर, ये ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक चीज हम लोग ऐड की। अब दूसरा चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट, नेट आउटकम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ, नेट आउटकम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग की अर्थव्यवस्था के जितने भी अंग हैं, जैसे प्राइवेट हो या पब्लिक, सरकार या गैर सरकारी संस्थाएं विदेशों से लोन लेती है। हम लोग भी कुछ देशों के कंपनियों को या और एंटिटी को हम लोग लोन देते हैं, कर्ज देते हैं। तो लेकिन हम लोग ज़्यादा लेते हैं
चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, या IMF से तो हम लोग कर्ज नहीं लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक वगैरह से, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से हम लोग कर्ज लेते हैं। तो अब मान लीजिए कर्ज लिया गया तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोगों के द्वारा ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, मतलब हम लोगों के द्वारा जो इंटरेस्ट पेमेंट किया गया वो तो चला गया बाहर, तो उसको हम लोग कहेंगे माइनस। तो मान लीजिए हम लोग 100 बिलियन डॉलर मान लिया जाए कि हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो इतना गया, हम लोगों को 1 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, तो मतलब हुआ कि ये -99 बिलियन डॉलर हो गया। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पर कर देंगे -99 बिलियन डॉलर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये हमारा इनकम फ्रॉम अब्रोड जो नेट आउटकम हुआ, नेट उसको ही यहाँ पर जोड़ना है, तो ये तो नेट हो गया निगेटिव में ना, तो उसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे। इसमें से ये प्लस कर रहे हैं, इसमें इतना माइनस करना पड़ा। अब तीसरी चीज क्या है, देखिए तीसरी चीज है, इसको हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट या नेट आउटकम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखिए अब ये क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों को निर्यात करते हैं, ठीक है, तो निर्यात जब किसी चीज को करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। हम लोग बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करें मतलब खरीदे, तो खरीदे तो हम लोग पैसा देना पड़ता है। तो नॉर्मली क्योंकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो नॉर्मली हम लोग एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट हम लोग जो किए तो उससे हम लोग को पैसा आया, ठीक है, और जब इंपोर्ट करते हैं पैसा गया। बात समझ में आ रही है? तो पैसा आया मतलब प्लस और गया मतलब माइनस। तो हमेशा हमारा लगभग हर वर्ष ट्रेड डेफिसिट होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट चूंकि हमेशा हम लोग का रहता है, तो उसको हम लोग, तो ये माइनस में हम लोग का हमेशा रहता है, तो ये वाला चीज। तो यहाँ पर हम लोग का मान लीजिए कि इस बार 1000, मान लीजिए मान लिया हम लोग का एक्सपोर्ट कंपेयर टू इंपोर्ट कम हुआ, तो हम लोग का ट्रेड डेफिसिट मान लीजिए 100 बिलियन डॉलर का हुआ। तो ये डेफिसिट है ना, तो मतलब ये माइनस में हुआ, तो हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा फिर -100 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब चौथी चीज जो इसमें हम लोग ऐड करते हैं वो है फॉरेन ग्रांट। तो फॉरेन ग्रांट का क्या मतलब हुआ कि विदेश, नेट आउटकम ऑफ फॉरेन ग्रांट मतलब हुआ कि हम लोग विदेशों से कितना अनुदान प्राप्त करते हैं, और हम लोग विदेशों में विभिन्न देशों को कितना हम लोग फॉरेन ग्रांट देते हैं, समझिएगा। तो हम लोग बहुत सालों से किसी भी देश से अनुदान या ग्रांट लेना बंद कर दिया, हम लोग किसी से अनुदान वगैरह नहीं लेते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे देशों को, जैसे मान लीजिए मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस तरह के देशों को हम लोग अनुदान देते हैं। अफ्रीकन कंट्री भी बहुत सारा है जिसको हम लोग अनुदान देते हैं। तो देना मतलब पैसा गया हमारा, तो ये भी निगेटिव होता है। तो मान लीजिए कि ये माइनस हुआ 10 बिलियन डॉलर। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि इन सबको एक साथ जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये फाइनली माइनस हुआ। जैसे 129 बिलियन डॉलर माइनस लगभग 209 बिलियन डॉलर। तो देखिए ये हो गया जीडीपी प्लस 129 बिलियन डॉलर माइनस 209 बिलियन डॉलर। तो ये हो गया जीडीपी माइनस 129 को घटा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया लगभग 80 बिलियन डॉलर हमारा माइनस हो गया। नहीं, तो एक 80 बिलियन डॉलर माइनस हो गया, तो जीडीपी में ये घट गया, तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया, जीडीपी से कम हो गया। समान रूप से
अगर ये सारा चीज जो हम आपको अभी बताए कि प्राइवेट रेमिटेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नेट आउटकम और फॉरेन ग्रांट, ये सब का नेट रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ अगर मान लिया $80 बिलियन पॉजिटिव होता तो जीएनपी जीडीपी से बड़ा होता है। लेकिन भारत के केस में प्रायः जीएनपी जीडीपी से कम होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के केस में जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है। दूसरी चीज आपको बताते हैं, देखिए अब ये क्या हम लोग को बताता है, ये बताता है, अभी मैं आपको प्राइवेट रेमिटेंस बताए तो हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के क्वालिटी को बता रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बहुत हाईली स्किल्ड है, वहाँ से ढेर सारा पैसा कमा के से बेचते हैं यहाँ। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते तो हम लोग दूसरे देश की अर्थव्यवस्था अक्सर लोन ज़्यादा दे रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं कम, तो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, उसमें कितना किसी देश का कंट्रीब्यूशन है वो जीएनपी बता रहा है। हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हम लोग अगर किसी को ज़्यादा लोन दिए होते तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हम लोग फॉरेन ग्रांट ज़्यादा दे रहे हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यही बता रहा है जीएनपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएनपी। अब देखिए एक और चीज आता है कि जब हम लोग जीएनपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे एनएनपी। क्या बताए, जीएनपी जो अभी हम आपको बताए में डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास को हम लोग माइनस करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये किसी भी देश का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम है, ये किसी भी देश का राष्ट्रीय आय का सबसे शुद्ध रूप है। जीएनपी में केवल डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना है और उसको हम लोग कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो ये क्या है, एनएनपी ही किसी देश का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का शुद्धतम रूप हुआ एनएनपी। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर इसके देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से, तो इसको हम लोग कहेंगे पर कैपिटा इनकम। इसको क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है जी, तो आपको बताए कि प्रति व्यक्ति आय कैसे हुआ कि एनएनपी हुआ, पहले जीएनपी निकाले, जीएनपी में डिप्रिसिएशन को घटा दिए, डिप्रिसिएशन घटा दिए तो हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय या उत्पाद, और उसमें भी भारत की जनसंख्या उसको भाग दे देती, हो गया प्रति व्यक्ति आय। क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए क्या है ना, प्रति व्यक्ति आय को जब हम लोग दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसको जैसे मान लीजिए कि भारत का प्रति व्यक्ति आय है $2500, लगभग $2500। तो ये हुआ मतलब ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि हमारे देश में $2500 वाला जो आदमी है वो बहुत गरीब है या अमीर। अमेरिका के आदमी से इसका अगर कंपेयर करना हुआ तो इसको हम लोग जब पी करते हैं, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या हुआ, तब रियल में पता चलता है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति है। जैसे अभी भारत पूरी दुनिया में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था संभवतः है, लेकिन अगर हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब कैसे, तो देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए और 200 रुपया में आप एक टाइम का भरपेट भोजन की, 200 रुपया में आप एक टाइम का भरपेट भोजन एकदम जो वैरायटी आप चाहे खा ली। और वही अमेरिका में कोई आदमी
भरपेट भोजन के लिए जो जो चीज़ आप खाए वही चीज़ खाने के लिए उसको लग गया $200। ठीक है, यहाँ 200 रुपया लगा और वहाँ पर $200 लग गया, तो 200 रुपया इक्वल टू $200। ठीक है, तो भी हम लोग अभी अमेरिका वगैरह से बहुत पीछे हैं। और जैसे चाइना का पर कैपिटा इनकम 12,000 से ऊपर है, $12,500 लगभग। तो ये आप समझ गए। तो ये हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह का चीज़ बताए जो कि हम लोग मेजर करते हैं अपना इकोनॉमी को। अब देखिए हम लोग जीडीपी वगैरह जो है, जीडीपी वगैरह इसका आंकड़ा जारी किया जाता है इसके द्वारा, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है या संगठन, उसके द्वारा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी का आंकड़ा जारी किया जाता है। अब आंकड़ा जारी करने का दो तरीका है, देखिए एक हो जैसे फैक्टर कॉस्ट, जैसे कहा कि जीएनपी या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा हुआ एक तरीका कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए। फैक्टर कॉस्ट मतलब हुआ कि किसी चीज के उत्पादन में जो लागत मूल्य लगा, समझे, मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा, प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेबर, सारा चीज, कैपिटल सब चीज जोड़ने के बाद जो उसका खर्चा आया उसको कहेंगे लोग फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और इसमें जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर देते हैं तब इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। ठीक है, अब इसको और दो अन्य तरीके से भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे एट कांस्टेंट प्राइस एंड दूसरा मार्केट प्राइस। अब इसका क्या अर्थ हुआ देखिए। कांस्टेंट प्राइस का मतलब हुआ कि किसी खास वर्ष, विगत के मतलब पास्ट के किसी खास वर्ष में इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा स्फीति को जब हम लोग स्टैंड स्टिल मतलब स्थिर मान लेंगे, और तब जब हम लोग जीडीपी को एक्सप्रेस करेंगे मतलब सकल घरेलू उत्पाद को अभिव्यक्त करेंगे तो उसको कहेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और जब हम लोग उसको अभी करेंट, तो मार्केट प्राइस नहीं, करेंट प्राइस, ठीक है, अभी जब हम लोग अभी जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे, इसमें मतलब इसमें इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे जीडीपी एट करेंट प्राइस। तो भारत के द्वारा अब जीडीपी को एक्सप्रेस किया जाता है एट कांस्टेंट प्राइस और एट मार्केट कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस। भारत में जीडीपी जीएनपी का आंकड़ा क्या चीज में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी कांस्टेंट प्राइस एट मार्केट कॉस्ट। आप याद रखेंगे मार्केट कॉस्ट मतलब ये फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नहीं देखते, हम लोग मार्केट कॉस्ट को देखते हैं और कांस्टेंट प्राइस। अब इसका क्या अर्थ हुआ आप समझ लीजिए जरा, कि मान लीजिए कि 2020 में हम लोग क्या होता है ना, जैसे इन्फ्लेशन कितना बढ़ा घटा उसके लिए क्या करते हैं ना, किसी को आधार वर्ष मानते हैं। तो जैसे अभी भारत में आधार वर्ष है 2011-12, आधार वर्ष क्या है 2011-12, इस समय हम लोग मान ली किसी चीज को 100, ठीक है, 100 मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सबको हम लोग आगे डील करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी मान लिया गया 100। तो मान लीजिए कि हम अभी हमारे यहाँ आधार वर्ष यही है, बेस ईयर 2011-12। तो हम आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान ली 2020 में हम लोग माने आधार वर्ष 2020 को, उस समय हमारा था सीपीआई 100 और अभी सीपीआई है 120, ठीक है। अब आप कोई वस्तु अभी खरीदे 12 रुपये, तो इसका कीमत ये 12 रुपये में इसमें इंक्लूडेड है इन्फ्लेशन, तो इसका रियल वैल्यू 2020 में क्या होता, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग इस तरह से 100 बटा 120 गुना 12। तो ये देखिए सॉरी क्या हुआ,
10 रुपया हुआ उसका वैल्यू। अभी जो चीज कीमत अब जिसकी देख रहे हैं 12 रुपया, वो 2020 का 10 रुपया का चीज है। तो इस तरह से हम लोग जीडीपी या जीएनपी वगैरह को एक्सप्रेस करते हैं अभी इस तरह से, कांस्टेंट प्राइस एंड मार्केट कॉस्ट। ठीक है, तो इसको आपको समझाने की कोशिश की। अब क्या है ना कि अब हम लोग एक चीज और जानेंगे, इसको हम लोग कहते हैं जीवीए। देखिए जीवीए क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए मतलब हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसका अर्थ क्या हुआ समझिए, ये बेसिकली अर्थव्यवस्था के को मेजर करने के लिए, पूरे इंटायर इकोनॉमी को मेजर करने के लिए इसको हम लोग नहीं निकालते। अब ये क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई चीज बनाए, 10,000 रुपया का कोई चीज बाजार में लॉन्च की, इसका कीमत पड़ा आपको 10,000 रुपया। और इसमें क्या किया था कि आपने 6,000 रुपये का रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह यूज किया था। तो 6,000 रुपये का सामान को आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन से मेरा मतलब उसको कुछ प्रोसेसिंग किया। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण लीजिए कि 6,000 रुपया का आप आटा खरीदे और इसका जो आपने ब्रेड बेचा तो उसका कीमत हो गया 10,000 रुपये। तो आपने वैल्यू एडिशन कितना किया, 4,000 रुपये। ये हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। बात समझ में आई? तो इसका उपयोग क्या है जीवीए का? इसका उपयोग ये है कि कोई सरकार अलग अलग सेक्टर का इस तरह देखती है और उससे ये पता चलता है कि किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है। ठीक है, ज्यादा ग्रोथ मतलब उसमें वैल्यू एडिशन ज्यादा किसमें हो रहा है ज्यादा, तो उसी हिसाब से सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है और उसमें रिसोर्सेस एलोकेट करती है, मतलब उसमें संसाधन उस हिसाब से लगाती है ताकि देश का तेजी से विकास हो सके। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये इंटायर क्या कहते हैं इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इसका हम लोग बेसिकली डिफरेंट सेक्टर मतलब इंटर सेक्टोरल एनालिसिस के लिए इसका हम लोग इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इंटर सेक्टर मतलब अलग अलग क्षेत्र के में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, जैसे एग्रीकल्चर में कितना वैल्यू एडिशन हुआ या और किसी इंडस्ट्री के क्षेत्र में कितना। जैसे मान लिया आप स्टील खरीदे 100 रुपया किलो और उससे आप कोई ऐसा चीज़ बनाए 100 किलो, 100 रुपया किलो का 100 किलो आप कोई स्टील लगाए, 100 रुपया किलो का 100 किलो स्टील लगाए तो आप 10,000 रुपया खर्च किए और इसका आप बना दिए, उसी को गाड़ी वगैरह कुछ भी बना दिए और उसका दाम हो गया 1,00,000 रुपये। उसमें ये सब निकाल दीजिए कि आप उसमें और कुछ कुछ लगाए थे तो आप 90,000 उसका दाम बढ़ा दिए, वैल्यू एडिशन कर दी। तो उस यही हुआ ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसका और जीडीपी का क्या आपस में संबंध है? ठीक है, तो जीडीपी और इसका आपस में संबंध ये है, देखिए जीडीपी बराबर एक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही हो गया आपका जीडीपी और जीवीए के बीच का आपसी संबंध। ठीक है, तो आज आपको हम बताने की कोशिश किए बेसिक चीज इकोनॉमिक्स का, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे आप यूपीएससी के लिए करें कि बीपीएससी के लिए करें, जेपीएससी के लिए करें। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको बताने की आज कोशिश की गई। आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। आज इतना ही, जय हिंद। ठीक है।